प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके सामने जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम चेष्टा है और ये हैं काशीपुर उत्तराखंड से। इनकी माता जी ने इनकी कुंडली भेजी है और सामान्यतया एक माता के जो सवाल होते हैं, एक बात बताऊँ, एक बात बताता हूँ, एक बड़ी अद्भुत बात है। मेरे मन की हो जाए, मेरे मन की हो जाए, ये भाव जब मन में होने लगे तो ऐसा सोचने लगना चाहिए उसी समय कि आप उलझ रहे हैं, और ये भाव ही सभी प्रकार के दुखों का कारण होता है। मेरे मन का हो या मैं जिसे चाहूं वो मुझे चाहे, मैं जिसको पसंद करूं वो सामने वाला भी मुझे पसंद करे, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये चाहिए। ये जिस तरीके से आजकल हम भौतिकवादी युग में जिस तरीके से इनमें उलझ रहे हैं, यही हमारे सबसे प्रमुख ये कारण बनते हैं दुख और दुख के स्वरूप हो जाने का। ये चीज़ दुनिया में और जीवन में मत लाइएगा। एक जन पूछ रहे थे मुझसे आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है और अभी कोई विचार भी नहीं है, अभी ठीक है ऐसे, अभी मैं ऐसे ही स्वतंत्र हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मंगल की राशि बनी है उच्च की लग्न में। आपकी कुंडली अगर मकर लग्न की होगी तो मकर लग्न के बारे में अगर थोड़ी सी बात बता दूं, ये एक ऐसा लग्न जैसे कि इनकी कुंडली में मकर लग्न बना है और मंगल बैठे हैं दशम स्थान में। मकर लग्न के लोग थोड़े दुखी होते हैं, और वो दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके जीवन में गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव या चंद्रमा का प्रभाव कमजोर होता है, बल्कि वो दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कई बार अपने आप में सीमित हो जाते हैं और वो अपने सोच के जो दायरे जो उनके होते हैं वो कई बार दूसरों को सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाते, या फिर वो अंदर अंदर काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सामने से आकर के फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहते। मतलब पर्दे के पीछे का काम वो आपको सारी चीजें करके दे देंगे, सारी चीजें। जैसे अगर तरकारी बनानी होगी तो काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा काम कर देंगे, पर बना भी देंगे, पर बोलेंगे कि नहीं, नाम मेरा मत लेना, खराब हो जाएगा तो दोष मुझे लगेगा। ये एक शंका उनके दिमाग में बैठी रहती है। मकर लग्न वाले कभी भी वस्तुतः बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, उनको कोई इसकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती। होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार वो ऐसा नहीं करना चाहते, या फिर वो खुल करके सामने से ना तो विरोध कर पाते और ना तो खुल करके कई बार अपनी प्रशंसा कर पाते हैं। मकर लग्न के लोगों में एक बहुत अद्भुत बात ये होती है कि ये किसी को भी गलत और गंदे मंतव्य न तो देते हैं, न तो इनके विचार गलत होते हैं, न तो ये कलुषित मानसिकता से युक्त होते हैं, न तो इनकी प्रामाणिकता पे कभी कोई संदेह किया जा सकता है, और न ही ये किसी को भी गलत और गंदे तरीके से छूते हैं। छूने का मतलब यहाँ छूना नहीं है, छूने का मतलब संप्रेषण की कला है। मतलब इनके आदान प्रदान का जो तरीका होता है वो बड़ा ही कोमल और बड़ा ही सराहनीय होता है। अपने विचारों को उत्कृष्ट तरीके से रखने के इनके पास अद्भुत गुण होते हैं, पर कई बार इनका आत्मबल आड़े आ जाता है, या कई बार ये एक तरीके के डर में जी रहे होते हैं कि नहीं कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए। ये भाव इनके अंदर होता है। वस्तुतः ये मैनेजमेंट के बहुत अच्छे माहिर हो सकते हैं, और कई बार मकर लग्न के जो लोग होते हैं वो वस्तुतः नुक्ताचीनी नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई काम करा तो उसमें कमजोरी निकाल दी, पाटने की कोशिश में होते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे कोई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ऐसा हमारे घर में, या फिर आप जब विवाह में जाएं तो जब झगड़े लड़ाई होते हैं तो एक ऐसा सदस्य होता है जो दोनों तरफ से शांत करना चाहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला भाव इनमें ज्यादा देखा जाता है, और बेवजह की बातों में ये अपनी टांग नहीं अड़ाते। मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये वाला भाव जो है ये इनमें ज्यादा देखने को मिलता है। विचार शून्यता की स्थिति ज्यादा होती है। इनको बहुत ज्यादा न तो ऊपर जाने का कोई शौक है और न नीचे ठहर जाने का कोई गम या खतरा। ये एक तरीके से अलग दृष्टिकोण लेकर के पैदा होते हैं,
और चूंकि मकर के बाद तुरंत ही कुंभ राशि आती है और उसके तुरंत बाद मीन राशि आ जाती है, तो मकर, कुंभ और मीन में जो तीनों राशियां हैं उसमें एक बड़ी अद्भुत बात यह दिख जाती है कि ये तीनों ही राशियां, वस्तुतः आप इसके पीछे धनु राशि को भी देखें तो धनु राशि वालों में, मकर में, कुंभ में और मीन में, ये चारों राशियों में आपको एक चीज जो कॉमन मिल जाएगी, इन लोगों के जीवन का दर्शन अलग होता है। मतलब ये किसी भी चीज को अलग दृष्टिकोण से देखना पसंद करते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि दुनिया के बाकी जितने लग्न के लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ इनके विचार समावयवता के हिसाब से मिल ही जाए। समझ रहे होंगे? मतलब आप कई बार ये चीज सामने से प्रकट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, और अगर इनको कोई बात पसंद नहीं भी होती है तो हो सकता है कि ये खुल करके ना बात करें या फिर किसी अल्हड़पन के साथ वो उसका विरोध नहीं करते। मतलब एक बहुत ही स्पष्टतया अपनी बात रखते हैं और बहुत ही साम्भ्रांत कुल में होते हैं, साम्भ्रांत कुल के विशेषज्ञ होते हैं, साम्भ्रांत होते हैं, कहने का मतलब है, मतलब ये किसी भी तरीके के वैर विरोध के भाव से मुक्त होते हैं। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और ये न तो किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। ये उत्कृष्ट होते हैं समाज के रूप में, समाज में प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में उपस्थित और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और किसी भी तरीके से इनका कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कंपटीटर नहीं होता है। ये अपने आप को स्वच्छंद और अलग रख के अपना चुपचाप अपने काम में तल्लीन और अपना काम करते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी बातें हो सकती है। कई बार इनको जब आप कमजोरी में देखेंगे तो इस लग्न की एक विशेष कमजोरी जो ये हो जाती है कि इनको कई बार खुद पे ही भरोसा नहीं होता है और कई बार ये अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो आज मैंने उस लड़के को जाना और उसके व्यक्तित्व को समझा। वस्तुतः मकर लग्न वाले कई बार जब उनको कप्तान बना दिया जाता है क्रिकेट टीम का, या जब उनको मॉनिटर बना दिया जाता है, या जब उनको प्रमुख बना दिया जाता है, तो अपना सारा दारोमदार वो उठा करके सबको खुश करने के लिए किसी दूसरे को दे देते हैं। अपने शर का मुकुट वो किसी दूसरे पे रख देते हैं, खुद पीछे होके सामने वाले को आगे कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक बड़ी अद्भुत बात बताऊंगा, शायद आप लोगों को भरोसा ना हो, पर ये बात मुझे पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं, पर एक व्यक्ति की कुंडली मेरे पास आई थी गुजरात से। उन्होंने ये बात कही कि मैं पार्टी को फंड करता हूं, पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है उसको फंड करता हूं, पर कई बार मैंने ये चीज देखी कि उनके अंदर इस तत्व, ये जो तत्व था उनके अंदर विद्यमान था, किंग मेकर की भूमिका में हो जाना। मतलब वो स्वयं राजा बनने की इच्छा नहीं होती उनके पास, वो बना देना चाहते हैं। सर्वस्व न्यौछावर करने की बात मकर लग्न वालों में ज्यादा देखी जाती है। धनु लग्न वाले दूसरों के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, मतलब इतना अच्छा काम कर देंगे। कुंभ लग्न वाले अलग दार्शनिक चिंतन में समा जाते हैं और मीन लग्न वाले संपूर्णतया दार्शनिक होकर के अपने जीवन को खुद ही दुखी बना लेते हैं। यह समझने की बात है और ये अलग आप लोगों को एक भाव देगा मकर लग्न वालों के लिए। अब आइए मैं इस कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातें बता देता हूं। पंचम भाव के अधिपति जब केंद्र में बैठ जाते हैं तो कई बार एक संततिवान बना देते हैं। पंचमेश जब राहु के साथ जाएंगे तो दाम्पत्य में व्यक्ति अपने पैसों पर तो गुमान करता ही है, पर फिर भी पंचम भाव के अधिपति जब शनि मंगल राहु केतु के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के जेब भरे रहें पर हमेशा उसकी निगाह पति के जेब पे होती है। हाँ, इसका एक प्रभाव ये रहेगा। हालांकि इसके और भी परिणाम होंगे, पर मैंने ये थोड़ा अलग बताया है, थोड़ा अलग बताया है। लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में आना और लग्न को देखना। लाभ भाव के अधिपति का दशम में आना और लग्न को देखना। शुक्र जो कि जन्म कुंडली के दशमेश होते हैं, सप्तम में आकर के लग्न को देखें। शनि जो कि जन्म कुंडली के लग्नेश होते हैं, धन भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठ करके माता से सुख देंगे और वापस घूम करके अपनी राशि को देख लेंगे। तो मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई
और शुक्र की दृष्टि पड़ गई, और इस भाव से केंद्र में गुरु बैठ गए, इस भाव से केंद्र में मंगल बैठ गए, इस भाव से केंद्र में चंद्रमा बैठ गए, इस भाव से केंद्र में शनि बैठ गए। तो 3 ग्रह यहां, 1 ग्रह यहां और 1 ग्रह यहां। 3 4 5 6 7 7 ही घर में जब ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बड़ा बातूनी हो जाता है और कई बार एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता है। लग्नेश के साथ 12वें भाव के अधिपति का बैठा होना, ये दृष्टि इस बात की दिखा रही है, ये चीज ये दिखा रही है कि व्यक्ति को अपनी वाणी पे और अपने ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन और नियोजित तरीके से उसके खर्च करने की बारी है। आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, उसको सीमाओं में बांधने की आवश्यकता होगी। भाग्य भाव के अधिपति जो कि बुध बनते हैं, वो 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठेंगे तो निर्भाग्य योग बना देंगे। और एक अद्भुत बात यह होगी कि यहां पे गौर से देखिए तो किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है सिवाय शनि को छोड़ के। शनि की मित्र दृष्टि पड़ेगी, भाग्य भाव के अधिपति 6ठे में बैठे हैं और बुध 13 डिग्री के अवस्थागत बहुत बढ़िया आर्द्रा नक्षत्र में, जिसके अधिपति राहु आश्लेषा में, राहु और बुध का संबंध बनेगा। इतना जबरदस्त व्यक्ति की तार्किक क्षमता होगी कि पूछो मत। इस वजह से ही मैंने बात कही थी कि हर जगह तर्क नहीं करना है, इस वजह से ही मैंने बात कही थी कि हर जगह तर्क नहीं करना है। तो ये चीज यहां पे आपको ब्राह्मणों का पूजक, ब्राह्मणों का पोषक, दुश्मनों से लड़ने में आगे और कई बार दरिद्रता से लड़ने में मशगूल और कई बार समस्याओं से लड़ने में कभी भी हार न मानना, साहसी, आलसी, बुद्धिमान, ज्ञानी, लड़ करके जीतना और त्रिकोणात्मक राजनीति कर लेना, ये बुद्ध यहां पे दे देंगे। राहु के साथ है ना, बहुआयामी और बहुत तरीके से व्यक्ति को बहुमुखी बना देते हैं। ये तीसरी या चौथी देख लेना आप, जो भी होगी। लग्न के अधिपति अगर 4थे भाव में बैठ जाते हैं तो इसे भवन, भूमि, वाहन, इनका सुख बड़ा अच्छा होता है। पर गौर करिए वो नीच के बैठे हैं जिनका नीचत्व भंग मंगल ने करा है, और इस भाव से चतुर्थस्थ, जरा ध्यान से देखिएगा तो लग्न के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे बैठे और इस भाव से 4 घर आगे देखिए तो शुक्र और राहु बैठे हैं। खर्चीला व्यक्ति हो सकता है और उसको समाज में कई बार खर्चीलेपन से जाना जाता है और व्यक्ति स्वयं के ऊपर भी खर्च करता है, समाज के ऊपर भी खर्च करेगा, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज में प्रतिष्ठापन्न होना चाहता है और समाज को कुछ देना चाहता है। ये सारी चीजें, चारों चीजें एक साथ घटित होंगी। ये बात यहां पर देखी मैंने, जिसे आप कई बार आरूढ़ लग्न के सिद्धांत पे मैंने ये बात कही है। पराक्रम भाव के अधिपति का पराक्रम के कारक मंगल से देखा जाना और चंद्रमा के साथ बैठा होना, शनि साथ में बैठे हों जो कि धन भाव के अधिपति है। तो लग्न और पराक्रम का संयोग जब होगा सुख भाव में, यानी कि आप मेहनत करेंगे तो ही चीजें मिलेंगी। और मेंटल स्टेबिलिटी का योग इसकी कुंडली में, इनकी कुंडली में बहुत अच्छा लगा है, पर विष दोष भी लगा है 11 और 18 डिग्री के। 7 डिग्री पे विष दोष लगेगा। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के हैं, सुडौल शरीर होता है, लंबाई काफी होती है अच्छी खासी, नुकीले नैन नक्श और सुंदर लंबी भुजाओं का मालिक व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति संतुलित करता है, मैनेजमेंट करता है, बहुत अच्छे तरीके से तकनीकी जानकार, अपने आप को सिद्ध कर देता है और किसी भी स्थिति में मशीन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट, इन सब चीजों में अच्छी जानकारी रखने वाला होता है। ये किसी भी चीज को किस तरीके से मैनेज करना है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना और उस पे लाभ भाव के अधिपति यानी कि 11वें भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि पड़ जाने से कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, कम्युनिकेटिव माइंडसेट के बना देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे कम्युनिकेशन भाव के अधिपति नहीं है पर गुरु यहाँ के अधिपति होकर के मंगल से देखे जा रहे हैं। संचार का मालिक, संचार की सुविधा, संचार से जुड़ करके काम करना और बड़ी कंपनियों के साथ डील करने का हैसियत व्यक्ति को आसानी से यूं मिल जाता है। ये 5वीं या 6ठी बात देख लीजिए जो भी हो।
अष्टम भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ पंचम में आना रिसर्च का क्षेत्र खोलेगा, साहसी नेचर मंगल केंद्र में, और मंगल की दृष्टि यानी कि सूर्य और मंगल, यहाँ पे आपको सबसे जो अच्छी बात बनेगी, व्यक्ति के अंदर गूढ़ और रहस्यमय चीजें, जहाँ MBA हो जाए, फिनांस हो जाए, ढूंढ करके निकालने की बात हो जाए, ये सब यहाँ पे देने लगेंगे। और एक संततिवान होने के योग यहाँ भी देख रहा हूँ, पंचम भाव के सूर्य ऐसा करा देते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ इनकी कुंडली में पंचांग की चर्चा। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूँ। 1999 इनका डेट ऑफ बर्थ है, अधिक माह में इनका जन्म हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो इस कुंडली में मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ वो ये होगी कि जातक का जन्म या जातिका का जन्म अधिक माह में हुआ है। आपको ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझने में आसानी बता दूं कि अधिक माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े ही अद्भुत विचार को धारण करने वाले और श्रेष्ठ बन जाते हैं। एक कमजोर परिवार से भी निकल करके व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न बना लेता है। ये अधिक माह के जन्मे लोगों के ऊपर ईश्वर का विशेष प्रभाव और ईश्वरीय वरदान साबित कई बार इनके जीवन में आसानी से होते देखा जाता है। जहाँ शिक्षा में कई बार कितने भी अवरोध हों पर व्यक्ति अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है। उत्तरायण में जन्मी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। आत्मबल और पिता के लाभ और अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए व्यक्ति हमेशा जो है वो जिम्मेदार होता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं तो गर्मी थोड़ी होगी, मतलब स्वभावतया, और व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। यहाँ पे एक बात जो और भी ज़्यादा समझने वाली होगी कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के स्थापित होगा तभी अपने धन को सही तरीके से देख पाएगा, मतलब उसके धन दिखेंगे, अन्यथा तो कई बार दिखती नहीं चीज़ें। कृष्ण पक्ष के गुरुवार को जन्म होने से व्यक्ति शांत है, सुशील है और कलुषित विचारधारा का नहीं है, कलुषित नहीं है। मतलब आप इनको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो लिबर्टी तो आजकल सभी लोग ढूंढते हैं, पर हाँ अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करता। अगर आप कर रहे हैं अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन तो निसंदेह उस पे जो है वो एक बाउंडेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्त्री महिला चाहे जो भी हो, हमारे प्रत्येक जीव की अपनी एक रेखा होती है। जब भी हम उस रेखा को तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो निसंदेह हम अतिक्रमण कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप महिला हैं और आप पुरुष हैं तो अपनी सीमा रेखा को पहचानने की आवश्यकता सभी को है, और हमें ये भान होना चाहिए कि हमारी रेखा कहाँ तक है, हमारी सीमाएं कहाँ तक हमें आज्ञा देती है। गुरुवार कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की बात मैंने करी, चाहे आप उसमें कपड़ों को लेकर के, चाहे आप उसमें अपने क्रियाकलाप को लेकर के, चाहे आप अपने रहन सहन के स्तर को लेकर के, चाहे अपने विचारों को लेकर के, चाहे उसमें धर्म और अध्यात्म को लेकर के, चाहे सभ्यता और संस्कृति को लेकर के, चाहे संस्कारों को लेकर के, चाहे आधुनिकता पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाने या आधुनिकता हावी हो जाने को लेकर के, या फिर सरकार के विचारधारा को लेकर के। कई बार आप लोगों के साथ और समाज के बारे में कैसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसके मामले में मतलब आपको अपनी परिसीमन में ही काम करने की आवश्यकता होगी। कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा ये इस कुंडली के कई प्रकार से कुंडली को कमजोर करने वाले होंगे। अब यहाँ पे ये चंद्रमा यहाँ भी कमजोरी पैदा करेंगे, ये चंद्रमा आपके माता के स्वास्थ्य को भी कमजोर करेंगे, ये चंद्रमा आपके दाम्पत्य को भी कमजोर करने वाले हो जाएंगे, ये चंद्रमा आपके मन को, आपके धन को और आपके शरीर को, इन तीनों पे ही इनका नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका हर बार आपको दंश झेलना पड़ेगा। मतलब ये आपको मन के मारने को लेकर के, मन को ताड़ने तक की स्थिति में ले जाकर के उपस्थित करेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा आपको बेचैन करेगा। और इसके सिद्ध करने का सीधा सा उपाय है प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन करना, विशेषतः शिव जी का दर्शन हो जाए, सूर्य को अर्घ देना पड़े तो जरूरी है। और मैं समझता हूं कि मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं, कमजोर नहीं होंगे, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। बुध इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं और शुक्र अच्छे होते हैं, तो बुध, शुक्र और सूर्य ये आपकी कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। अगर हम सूर्य को पकड़ लेते हैं तो हमारा बहुत सारा काम बन जाता है, क्योंकि दशम स्थान पे शनि की उच्च दृष्टि पड़ी है और दशम स्थान में मंगल बैठे हैं लाभेश होकर के, गुरु की दृष्टि है, और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति शुक्र चंद्रमा और गुरु से केंद्र में है। इस वजह से दशम भाव कहीं ना कहीं बलवान है।
तो अगर आप सूर्य की आराधना करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का लाभ आपको मिलता रहेगा। ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वादशी के हैं, कई बार प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी ज्यादा मिल जाती है, या कई बार व्यक्ति को ऑफर सामने से आने लगते हैं प्राइवेट नौकरी करने के, तो आप उधर भी जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे बैंकिंग सेक्टर आपकी कुंडली का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और फिनांस का सेक्टर आपके लिए, मैनेजमेंट का सेक्टर आपके लिए अच्छा हो सकता है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति सरकारी नौकरी के बाद दूसरे नंबर पे अपना व्यवसाय करने से ज्यादा बढ़िया होगा कि वो प्राइवेट नौकरी पकड़ ले। तीसरे नंबर पे ये चंद्रमा आपके धन को असंतुलन करने का संपूर्ण और पूरा प्रयास करेंगे, और इसमें कोई भी कसर वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब सीधा सा होगा कि आपको संतुलन बनाने पे फोकस करना होगा। माता के स्वास्थ्य, माता की चिंता को समझने की बारी होगी। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपको कल ये कहवा दे कि ऐसा वैसा वाला। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, बनारस के वो दंपति थे, उनकी बेटी जो है वो पता नहीं कुछ करती हैं, अच्छे पद पे हैं। पर अच्छे पद पे होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। ये बात मैंने हर बार कही है, आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता कभी भी नहीं है। आप प्रकृति के अंतर्गत हैं और उसके बनाए गए नियमों का पालन आपका कर्तव्य बनता है। तो मैं ये यहाँ पे कहूंगा कि अति गंड योग आपको कई बार धोखे में डाल सकता है। कौलव कर्ण ये ठीक ठाक होगा। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण आपके अंदर सात्विकता और शुद्धता, मनुष्यता, बात मान लेना, चीजों को समझ लेना, पकड़ करके बैठ जाना और अपनी जिद पे अड़े रहना, ये सारी चीजें एक साथ ही घटित होंगी। और जो जिस स्थिति में होगा व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से वैसा वैसा अपना काम करता जाएगा। आप क्रोध वाली जगह पे क्रोध ही करेंगे। कई बार होता है कि जैसे मैंने कई बार कार्यक्रम में कही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पे क्रोध करना होता है वहां पे शांत रहते हैं, और जहां शांत रहना होता है वहां पे क्रोध करेंगे। ऐसी चीजें आपके पास नहीं है। जहां पे जिस चीज की आवश्यकता होगी आप वही काम करेंगे, और ये आपकी कुंडली की मजबूती है, इसको कभी भी खोने ना दीजिएगा। क्षत्रिय वर्ण के हैं, जहां दबंग बनना होगा बन जाइएगा, जहां लड़ना होगा आप लड़ जाएंगे। आप नहीं भी करेंगे अगर, तो ये भी चीजें आपकी कुंडली में स्वतः होती जाएंगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये आपके नेचर में ही है। ये समझ रही है चीजें, ये आपके नेचर में ही है। आप इसको न तो बदल सकते हैं और न तो इसको कमजोर कर सकते हैं। बस आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये गुण है, और आवश्यकता पड़ने पर वो गुण स्वतः ही अपने आप प्रकट हो जाता है। आपको उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः आ जाएगा। यही पंचांग था आपका। इस पंचांग की सबसे अच्छी बात उत्तरायण में जन्म होना। इस पंचांग की सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का जन्म गुरुवार को हुआ है। इस पंचांग की सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति देवगण का है तो दांपत्य खराब नहीं होगा। क्षत्रिय वर्ण का है तो साहसी है, निडर है और पुरुषार्थी है, और कभी भी अपने कर्म को लेकर के और अपने पिता के साथ उसके कई बार मतभेद सामने आ करके भी छुप जाते हैं। मतलब आपके पिता कई बार बड़े होते हैं, मतलब जिनका विरोध करने की शक्ति आपके पास नहीं है। ये इनकी कुंडली में पंचांग कमजोरी वाली बात चंद्रमा को लेकर के है। हमें उस पर संतुलन बनाने की बारी हमेशा रहेगी। अब एक एक ग्रह पे आपकी चर्चा कर देता हूं। अब मैं आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में जो सूर्य हैं, जो अष्टम भाव के अधिपति हैं और बैठे हैं पंचम भाव में, तो ये कई बार मैंने जो एक बात कही थी, एक संततिवान बनाते हैं। और सूर्य बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, व्यक्ति कई बार ऐसे काम कर लेता है जो किसी पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। ये आपकी विलक्षण प्रतिभा का ही कमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे यही करते हुए देखे जा रहे। 25 डिग्री के हैं, ढलान की तरफ हैं, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में जिसके अधिपति मंगल अपने ही नक्षत्र में चित्रा में बैठे हैं, इस कारण से आपकी कुंडली का सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में। ऐसी अवस्था आपकी कुंडली में कई बार आपके आत्मबल को एक लेवल पे ले जाकर के रोक देती है, एक लेवल पे ले जाकर के रोक देती है। और उस पर गौर करिएगा तो मंगल की दृष्टि है। इस कारण से व्यक्ति कई बार घर के साज सजाने, मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से, छोटी छोटी बातों पर विचार करने वाला, तीव्र भोगी प्रवृत्ति को शामिल करने वाला, बहुत ज्यादा कई बार हिंसक हो जाने वाला, और कई बार अपनी बात को बहुत ही नायाब तरीके से पेश करने वाला बना देते हैं। यहां पे सूर्य आपको बहुत जल्दी उग्र और बहुत जल्दी ठंडा करने वाला बना देंगे। सूर्य उसको मेंटेन करना चाहेगा, पर मंगल की दृष्टि उसको तुरंत ही शांत और तुरंत ही उग्र करने में सहयोगी सिद्ध होंगे। केतु की दृष्टि अनुभवी और साथ ही साथ व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा देगी। सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। रिसर्च, गूढ़ रहस्यमय चीजें और जानकारी, और कई बार
तो यहाँ पे ये भी बात देखी जा रही है कि जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति ग्रेजुएशन तक की शिक्षा आसानी से प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आती है। और उसके बाद के एजुकेशन में थोड़ी बहुत बाधाएं देखने को मिलेंगी। उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे लाभ की स्थिति है और मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से वो कमजोर होंगे। पिता से लाभ व्यक्ति को मिलता रहेगा, बड़े बुजुर्गों का सहयोग व्यक्ति को मिलता रहता है और कई बार व्यक्ति संतान से कष्ट पा लेता है, जाने अनजाने या चाह करके भी। उनका प्रयास ये होगा, इस जातिका का प्रयास ये होना चाहिए कि अपने पहले संतति से या जो भी संतति है उसके साथ कैसे संबंध को विकसित करना है, इस पे ध्यान ज्यादा देना होगा। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। धन आने में थोड़ी देर होती है और व्यक्ति की वाणी कठोर होती है और कई बार उसका चेहरा बड़ा ही चमकीला और दिव्य तेज को धारण करने वाला होता है। इतनी सी बात खत्म। अब चंद्रमा की बात। मकर लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, यानी कि ये मारक भाव है और वस्तुतः वो सप्तम के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में मेष राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अधिपति उससे केंद्र में ही बैठे हैं। ये अच्छी बात होगी। दूसरे नंबर पे अगर आप इस चंद्रमा की चर्चा करेंगे तो 11 डिग्री के बलवान होंगे, कमजोर नहीं है और अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात होगी वो ये बात होगी कि चंद्रमा के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है और चंद्रमा के ऊपर शुक्र का भी प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव है। ये चंद्रमा कहीं से भी छत विछत नहीं है। गुरु से प्रभावित, शनि से प्रभावित, मंगल से प्रभावित, केतु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, सूर्य अगले ही भाव में। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बुध से उनका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में बैठे जिसके अधिपति केंद्र में देखिए और वो केतु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं केतु और चंद्रमा का परिवर्तन योग बना नक्षत्र का। इस आधार पर व्यक्ति कई बार आरंभ में छोटे छोटे पैसे जुटाने में उसको मशक्कत होती है और कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां उसको धन कमाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है। यहां ये जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को, और उस पे मंगल की दृष्टि, जिस नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र पे मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी, अगर चंद्रमा अश्विनी के बैठे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को कान का रोगी बना देंगे, क्योंकि मंगल को भी देख रहे हैं जो कि तृतीय भाव के अधिपति हैं। मंगल की दृष्टि गुरु और चंद्रमा पे यहाँ कान और दांत के रोगी बना देंगे। दांत रोगी इसलिए क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शुक्र राहु केतु का संबंध लग्न पे, शनि का संबंध लग्न पे, मंगल का संबंध लग्न पे, दंत रोगी व्यक्ति हो जाता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जब दशम भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा और वो कभी भी अपने कुल के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी कुल की मर्यादा भंग होते हुए दृष्टिगोचर होती हो। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। अब मंगल पे चर्चा करेंगे। मंगल आपकी कुंडली के लिए, इस मकर लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होते हैं। यह अशुभ भाव है। चंद्रमा इस कुंडली में अशुभ होते हैं, सूर्य इस कुंडली के लिए सामान्य होते हैं सम। चंद्रमा अशुभ, मंगल अशुभ, क्योंकि एकादशवां भाव पापी भाव है। इसके अधिपति जन्म कुंडली में जब चंद्रमा को देखेंगे तो व्यक्ति में लालच भरेंगे, गुरु को देखेंगे तो कन्विंसिंग कैपेसिटी देंगे और शनि और मंगल जब एक दूसरे को देखेंगे तो जीवन में दुख डालने का प्रयास करेंगे। परंतु लग्नेश के ऊपर और लग्न के ऊपर कई बार मैं उल्टा बोल जाता हूं, लग्नेश के ऊपर नहीं, लग्नेश के ऊपर और लग्न के ऊपर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति में असीमित ऊर्जा का भंडार और संचार होगा। यहां एक अद्भुत बात यह होगी कि जब मंगल आपकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को दुष्चक्र में फंसा देते हैं, दूसरों के द्वारा या दूसरे की जालसाजी का व्यक्ति शिकार हो जाता है। यहां मंगल चित्रा नक्षत्र में 0 डिग्री के बैठे हैं, इनके पास बल नहीं है। इस कारण से ध्यान से समझिएगा, इस कारण से कि मंगल यहां तुला के बैठे हैं, आप कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण अपना करके अपने आप को केंद्र में रख करके कई बार गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपका मंगल बलवान नहीं है। मेरे पास एक कुंडली किसी व्हाट्सएप ने भेजी थी, किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि इनकी कुंडली में विवाह करने की जो स्थिति है प्रेम विवाह की, वो कितनी सटीक होगी और कितना सफल निर्णय होगा। मैंने उनकी कुंडली में ये नहीं देखा कि विवाह के योग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, मैंने कुंडली में मंगल को देखा था। मंगल आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आपके मजबूती और स्तंभ का काम करते हैं। अगर मंगल जन्म कुंडली में कमजोर रहेंगे तो व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः और कई दफा गलत साबित हो जाते हैं।
और व्यक्ति दुष्चक्र में फंस करके अपने आप को नुकसान में भर देता है। कई बार वो जालसाजी में फंस जाए, कई बार वो दूसरों पे भरोसा करके अपना संपूर्ण नष्ट करवा दे, और कई बार वो बेवजह की चीजों पे खर्च करके नफा नुकसान का भरपाई जीवन भर करता रहता है। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मंगल की दृष्टि लग्न पे उच्च की है, ये ऊर्जा को बेहतरीन बनाने का प्रयास करवा रहे हैं। यहाँ के लिए अपनी राशि को देख रहे हैं, यहाँ के लिए वृषभ राशि को देख रहे हैं, धन के खर्च होने का योग बना रहे हैं। सातवीं के बाद आठवीं दृष्टि अच्छी नहीं है, सातवीं और चौथी दोनों दृष्टियां अच्छी हैं। गुरु और मंगल का एक दूसरे को देखना, ये दोनों मित्र एक दूसरे को देखेंगे, और मंगल की मित्र की दृष्टि, मंगल कौन है? जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति। किसको देखे हैं? अष्टम भाव के अधिपति को। तो मंगल और सूर्य, इन दोनों का संबंध जब दृष्टि का बनेगा, दोनों का नहीं, मंगल ने देखा है, लाभ के अधिपति ने अष्टम भाव के अधिपति को देखा है, तो अलग तरीके का व्यक्ति के जीवन में रिसर्च जुड़ेगा, जो प्रायः टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकता है। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए लाभ देने वाली होगी। मंगल की दशा में ऊर्जा का संचार होगा, मंगल की दशा में धन धान्य की प्राप्ति होगी, मंगल की दशा में व्यक्ति व्यवस्थित होता है, मंगल की दशा में व्यक्ति को विवाह की स्थिति, व्यक्ति के समृद्धि, सुख और संचार के साधन पे उसका अधिकार होते देखा जाता है। उस मंगल के ऊपर जो कि लाभ के अधिपति हैं, अगर गुरु जो कि लाभ के कारक होते हैं अगर देखेंगे, तो व्यक्ति जो भी जीवन में चाहता है वो उसको मिल जाता है। ये चित्रा के बैठे हैं, इस वजह से कई बार आपको हर्निया या कई बार कुछ ऐसी बीमारियां जो नाभि के नीचे के क्षेत्र को प्रभावित करते देखे जाते हैं। एक सामान्य सी बात है। इस वजह से कई बार आपको अपने भोजन पे भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? अब बुध की बात करूंगा। अब बात बुध की करेंगे। इनकी कुंडली में बुध जो स्थिति में बैठे हैं वो इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। इस कुंडली में वो भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ छठे भाव के अधिपति होते हैं, स्वग्रही हैं, अवस्थागत अच्छे हैं, 13 डिग्री के, और अपनी राशि में बैठे हैं। ये यहाँ का बल बढ़ाएंगे। कोर्ट, कानून, केस, कचहरी, इन सब चीजों में व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। दूसरे नंबर पे राहु के नक्षत्र में बैठे होने से तर्क क्षमता बढ़ जाती है, और व्यक्ति के पास विलक्षण प्रतिभा का और कई बार उसको क्रिएटिविटी का सुख भी मिल जाता है। ये सब चीजें एक सामान्य हो सकती है। पर यहाँ पे बुध जो बैठे हैं वो आर्द्रा में बैठे हैं। इसका सीधा सा लाभ ये होगा कि व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पे गौर करने वाला होता है, और बहुत छोटी छोटी बातों पे गौर करने के अलावा उसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा के असीमित भंडार होते हैं, जिसका वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आपके पास, आपके तर्कस में कई बार शब्द के, कई बार ज्ञान के, और कई बार शब्दकोश के बड़े अच्छे और अद्भुत भंडार भरे हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी परीक्षा में और अपने विरोधियों के प्रति कर सकते हैं। ये बुध आपको कई बार कला कौशल से युक्त बना देने वाला, और आपके जीवन में साहस और दम भरने वाला, और कभी भी किसी से हार न मानने वाला बना देते हैं। यहाँ बुध आपको कई बार बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट में महारत हासिल करवा देंगे। यही बुध की दशा आपकी कुंडली में कई तरीके से विलक्षण लोगों से संपर्क बना देने वाला, और बड़े ही आदर्शवादी, जो समाज के आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, उन लोगों से संबंधों में जलने वाला, रखने वाला बना देते हैं। दूसरे नंबर पे इस बुध की दशा में व्यक्ति जो है वो अपने आलीशान बंगले का भोग भोगता है। बुध की दशा में व्यक्ति चाहे कितने ही छोटे परिवार से आता है, उसको ऊंचाइयां मिलती हैं और उसका लाभ वो प्राप्त करता है। उस बुध की दृष्टि यहां पड़ेगी, बाहर जाने के योग सामान्यतया बनते हैं, और व्यक्ति नारायण का भक्त हो जाता है। माता पिता की सेवा भी व्यक्ति आसानी से कर लेता है। हाँ, एक बात जो कमजोर होगी, बुध जन्म कुंडली में यहां वो अष्टम भाव के अधिपति से निकटस्थ होकर के बैठे हैं। गौर करिए, अष्टम भाव के अधिपति निकट बैठे हैं, और ठीक आगे जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली के दशमेश बैठे हैं। शुक्र और सूर्य का एक साथ बैठना, बुध के ठीक आगे शुक्र राहु, व्यक्ति की वाणी के खर्च की स्थिति कई बार होती है। कई बार आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जानकार हो या जानते हो। ये चीज आपके ऊपर दबाव है। इसी वजह से मैंने कही थी बात कि अपनी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जो बुध की दशा में आपको काम आएगी। आप बुध की दशा में जितना एक्सप्लेनेशन देना होगा अंतरदशा प्रत्यंतर में आप दे सकते हैं, पर उसके अतिरिक्त आप नहीं बोल सकते। चुप रहिए, अपने काम से सबको उत्तर देने का काम करिएगा। क्लियर है? ये अवस्थागत आपकी कुंडली में 13 डिग्री के हैं, अवस्था है कुमा, बहुत बेहतर अवस्था में है। इसके आधार पर मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि व्यक्ति कम से कम एक ऐसे स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जहां इस दशा का वो संपूर्ण उपभोग भोगेगा और अनुभवों के माध्यम से अपने आप को प्रतिष्ठित करेगा।
समाज में प्रतिष्ठापन्न होता है। यह बुध की दशा में आपको लाभ मिल सकता है। आपके धन, आपके वैभव, आपके संपत्ति, आपके पैतृक संपत्ति पे किसी का भी कोई कभी भी अधिकार नहीं होगा, वो आपके ही होके रहेंगे। यहां से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग भी बनेंगे, हालांकि उसके योग थोड़े कमजोर हैं। अगर वही संबंध यहां से बन जाता मंगल के साथ तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। हालांकि शनि ने देखा है, जो कि भाग्य के अधिपति हैं, और शुक्र के ऊपर भी शनि का कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि शुक्र की राशि को शनि ने देखा है, उच्चस्थ राशि को देखा है, तो एक सामान्यतया मैं ये बात कहता हूं कि व्यक्ति को मशक्कत करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब जाकर के वो प्रतियोगिताओं में हासिल सफलता करता है। हालांकि यहाँ पे इसके योग बड़े अच्छे बनेंगे, मतलब बुध की दशा में, यानी कि 2023 के 12वें महीने के बाद व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के एक अच्छे चांस देखे जा रहे हैं। अब गुरु की बात करता हूं। अब आपकी कुंडली में गुरु पे चर्चा करते हैं। जो देव गुरु बृहस्पति प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका महत्वपूर्ण होना आवश्यक भी समझा जाता है, और वो होते भी हैं। वस्तुतः उन्हीं को यहाँ पे 12वें और तीसरे भाव का आधिपत्य मिल जाता है। चूंकि गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं, इस वजह से अब बात इस बात पर निर्भर करती है कि वो बैठते कहाँ हैं। अगर उनका परिवर्तन किसी भी ग्रह के साथ हो जाए तो कुछ अच्छे बल के साथ वो अद्भुत संयोग उत्पन्न कर देते हैं। पर जरा ध्यान से देखिए, वो लग्नेश के साथ बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। जो चंद्रमा इस कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं, सप्तम और 12वें, सप्तम और तीसरे, सप्तम और लग्नेश या धनेश, इसके साथ ये जन्म कुंडली का चौथा भाव आबाद हो रहा है। ये गुरु आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के 3 डिग्री के साथ बैठे हैं। अवस्थागत थोड़े कमजोर, मतलब परिणाम रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर या नगण्य रहे, ऐसा नहीं है। इनका 3 डिग्री भी आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। ये गुरु आपकी कुंडली में कई बार अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, और वो शुक्र से केंद्र में है। जिस नक्षत्र में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि शुक्र से केंद्र में होना, आगे ठीक सूर्य का बैठा होना, जहां गुरु और सूर्य केंद्र और त्रिकोण के जब मालिक हो जाएं या फिर बैठ जाएं, तो व्यक्ति का चारित्रिक पतन कभी भी नहीं होता है, नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे ये गुरु अगर जन्म कुंडली में मंगल के द्वारा देखे जाएंगे तो यहां पे व्यक्ति अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा दे, छठी का दूध याद करा दे, सीधे शब्दों में कहूं तो। मतलब यहां पे मान मर्दन करने वाला बना देंगे, और इतना ज्यादा ज्ञानी, इतना ज्यादा अनुभवी, इतना ज्यादा श्रेष्ठ और इतना ज्यादा कुलीन बना देते हैं कि व्यक्ति पे कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। ये व्यक्ति को मोरालिटी में इतना ज्यादा बेहतर बना देते हैं कि व्यक्ति समाज में कभी भी किसी के द्वारा किसी भी तरीके से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये गुरु आपकी कुंडली में अनुभव देने के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जाकर के स्थापित करने वाले बनेंगे। विदेश बाहर से जुड़ करके काम करना और अपने छोटे भाई बहनों का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना गुरु की दशा में देखा जा सकता है। यहाँ पे दृष्टि सामान्यतः अच्छी होगी, पर पेट के रोग दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए व्यवसाय करने वाला बना सकते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक होगी। विदेश जाना, बाहर से संपर्क स्थापित करना, बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करना, धर्म, वेद, पुराण आदि का पठन पाठन करना, अध्ययन अध्यापन में रत होना, दूसरों को कन्विंस कराना और करना, और साथ ही साथ अपनी बात अच्छे तरीके से रख पाना, ये गुरु की दशा में आपको मिल सकती है। गुरु की दशा में व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है। गुरु की दशा में व्यक्ति का कम्युनिकेशन लेवल बढ़ता है। गुरु की दशा में व्यक्ति कई बार अपने रोगों से मुक्त भी होता है और उसी दौरान रोग आते भी हैं। ये स्थिति आपकी कुंडली में गुरु की दशा में। गुरु की दशा में तो वैसे भी आपकी कुंडली में बाहर जाने का तो योग बनेगा ही, साथ ही साथ दाम्पत्य के सुख में वृद्धि भी होती है, और गुरु की दशा में व्यक्ति को कई बार अनायास धन के हानि के संकेत भी मिलेंगे। यात्राओं में खर्च भी होंगे, और यहाँ पे गुरु चंद्रमा के साथ बैठ करके गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चूंकि चंद्रमा कमजोर थे, और लेकिन चूंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे नहीं बैठे हैं, लग्नेश नीच के हैं, इस कारण से थोड़ी सी कमजोरी भी उसमें देखी जा सकती है। क्लियर है? अब शुक्र की बात करता हूं। इस कुंडली के लिए शुक्र, जो कि चतुर्थ और दशम के अधिपति, सर्वाधिक योग कारक ग्रह, जिनका मजबूत होना और किसी भी तरीके से किसी ग्रह के साथ परिवर्तन या योग कारक स्थिति बनाना सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकता है। अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में आना, ये एक तरीके का लाभ, जो रिसर्च वाला क्षेत्र, संतति में एक संततिवान बनाना, और सप्तम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को देखने से व्यक्ति में ज्ञान और व्यक्ति में प्रेम का प्रवाह तीव्र करेंगे। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल
शुक्र पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, और शनि शुक्र के नक्षत्र में। ये परिवर्तन योग बना लग्नेश के नक्षत्र में बैठने और लग्नेश के चतुर्थ भाव में बैठने से, जहां व्यक्ति के आलिशान भौतिकीय और सभी प्रकार के यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि का लाभ देते देखे जाएंगे, वहीं लग्न पे दृष्टिपात कर लेने से व्यक्ति के सुख में कई गुना वृद्धि कर देंगे। व्यक्ति की आयु और व्यक्ति का रिसर्च का क्षेत्र बढ़ेगा, अष्टम भाव की वृद्धि होगी। इस शुक्र के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर शनि से केंद्र में है, चंद्रमा से केंद्र में होने से सुंदर पति और श्रेष्ठ संतति मिलने के योग बनते हैं। शुक्र की दशा में व्यक्ति को करियर का लाभ मिलता है, ट्रांसफर और प्रेफरेबल जॉब मिलते हैं, नौकरी के योग बनते हैं, और कई बार कि पुष्य नक्षत्र में 10 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर अनुभव के साथ व्यक्ति को कुछ ना कुछ बेहतर दे ही देते हैं, क्योंकि उस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं और उस भाव से केंद्र में लाभेश बैठे हैं। तो लाभ भाव के अधिपति का दशम में जाना महाभाग्यशाली योग बना देगा। भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में जाना निर्भाग्य योग बनाएगा। लग्न के अधिपति का चतुर्थ में आना भवन, भूमि आदि का सुख दे देगा। धन भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना माता का संपूर्ण लाभ दे देता है। पराक्रम भाव के अधिपति का अपने भाव से आगे बढ़ना कम्युनिकेटिव बना देता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम में बैठ करके वापस देखना, लाभ को देखना महाभाग्यशाली योग और महान एक तरीके से सुखी योग इसे भी कहेंगे। पंचम भाव के अधिपति का केंद्र में आना संतति का सुख दे ही देता है। छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना सरकारी न्यायालय, कोर्ट केस कचहरी, साहस, दंभ और पराक्रम, ये सब का सुख व्यक्ति को मिल जाता है। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में आना दाम्पत्य और संतान का सुख है, और कई बार व्यक्ति के मेंटल पीस को थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ यह आगे बढ़ा देता है। अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में जाना, मैंने बताया रिसर्च वाला क्षेत्र। सप्तम के बाद अष्टम के बाद नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में स्वग्रही होना, यह साहस, बल, पराक्रम देने के साथ साथ व्यक्ति की पैतृक संपत्ति पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं होता। यह सर्व प्रमुख तरीके से यह बात कही जा सकती है। नौकरी वगैरह के योग भी थोड़े बन जाते हैं। दशम भाव के अधिपति का लग्न को देखना योग कारक ग्रह अच्छी स्थिति, इस वजह से मैं उसे कमजोर नहीं करूंगा। व्यक्ति में लक्ष्मी संपन्नता का योग बढ़ेगा। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आकर के लग्नेश को देखना, लग्न को देखना, ऊर्जा, साहस, बल और व्यक्ति जो चाहता है वो पूरा हो जाता है। शनि जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल करेंगे, जो खुद कमजोर हैं थोड़े से, लेकिन शनि आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं इन्हें थोड़ा कमजोरीपन के साथ ही कहूंगा। उनकी तीसरी दृष्टि बुध को कंप्यूटरीकृत शिक्षा और व्यक्ति को तकनीक का जानकार बना दे। शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ पे उच्च की पड़ेगी तो व्यक्ति के करियर को बल देती है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने में मदद मिल जाती है। राहु और केतु के केंद्र में आ जाने से चीजें खराब नहीं होंगी। लग्नेश के मित्र होते हैं, राहु जन्म कुंडली में कर्क के बैठे हैं, सामान्य तटस्थ हो जाएंगे। केंद्र के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से राहु को बल मिलेगा। जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति स्वग्रही है और परिवर्तन में है, इस वजह से बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति को बना देते हैं। राहु की दशा, राहु के ऊपर शुक्र का प्रभाव, राहु के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। पीछे बुध जैसा शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति अतिरिक्त धन का मालिक और अकूत संपत्ति को इकट्ठा करने वाला हो जाता है। छोटे पद से शुरू करता है और उपरोक्त स्थिति को प्राप्त करता है। यहाँ पे शुक्र के केंद्र में गुरु के बैठ जाने से कई बार व्यक्ति के पास अनुभवों की संख्या बढ़ जाती है। राहु का प्रभाव लग्न पे बढ़ जाने से व्यक्ति एक साथ कई सारा काम करने वाला हो जाता है। उसी राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ेगी तो कमजोरीपन का एहसास कराएगी। राहु की दशा में लाभ कम होंगे। लग्न पे पड़े तो कंफ्यूजन के साथ थोड़ी बहुत लाभ की स्थिति बनेगी। व्यक्ति के स्वास्थ्य के सुधार और कई बार भाव बढ़ जाते हैं। और उसके बाद राहु की दृष्टि प्रभाव क्षेत्र यहाँ पे, तो यहाँ पे तटस्थ होकर के कम्युनिकेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति की राहु की दशा यूं निकल जाती है। अभी सूर्य है, फिर उसके बाद चंद्रमा आएंगे, फिर उसके बाद मंगल। राहु की दशा बाद में है, उस पर चर्चा अभी बाकी नहीं है। मैं आगे इनकी कुंडली में अब ये बात बता दूं कि विभिन्न ग्रह जो हैं वो होरा कुंडली में और षडबल में कैसे हैं। मंगल सबसे ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, शुक्र सबसे ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं। इस वजह से इस कुंडली को 100% परिणाम देते देखा जाएगा। अगर यही सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो जाते तो कुंडली कमजोर हो जाती। शुक्र अगर कमजोर हो जाते तो कुंडली कमजोर हो जाती। दिग्बली ग्रह अगर कमजोर हो जाता, उस पर शनि का प्रभाव नहीं होता तो कुंडली कमजोर हो जाती। भाव के आधार पर कौन से भाव को कहां बैठना चाहिए, लाभ भाव के अधिपति का दशम में बैठना अच्छा माना जाएगा। पराक्रम भाव के अधिपति का सुख में जाना थोड़ी बहुत कमजोरीपन का एहसास कराएगा।
लग्न के अधिपति का चतुर्थ में बैठना अच्छा माना जाएगा। सप्तम के अधिपति का चतुर्थ में जाना अच्छा माना जाएगा, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। केंद्राधिपति दोष और भाग्य भाव के अधिपति का स्वग्रही होना इसे अच्छा माना जाएगा, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। होरा कुंडली के बाद की चर्चा मैं कल करूंगा, बाकी की चीजें कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।